तो हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स फॉर बेबी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी के बीच में लेकर आएंगे इकोनॉमिक्स का नाम छूट गया, इकोनॉमिक्स है, ठीक है ना, अर्थशास्त्र है, सभी को जानते हैं। इकोनॉमिक्स के हमारा प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले वीडियो आते हैं। तो मेजर पेपर 4 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। मेजर पेपर 4 हमारा राइटिंग पे ध्यान नहीं दीजिएगा क्योंकि पेन से यूज हो रहा है। दोस्तों सेमेस्टर थर्ड का है 22-26 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टाइप क्वेश्चन हम बता रहे हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 हमने प्रयास किया, जिसमें आप लोगों ने अच्छा व्यू दिखाएं। हम चाहते हैं कि और भी आप हमें सपोर्टिव करें किस तरह से, तो आप हमारे वीडियोस को वॉच करके हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हमें आप लोग से रिस्पांस मिल सके कि हमारे वीडियोस को आप लोग देखते हैं, तब हमको लगेगा कि नहीं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी तक पहुंचाना चाहिए। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन में हमको पूरी तरह से विश्वास है कि आप लोग पूरी तरह से हमको सपोर्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का, मेजर पेपर 4 का। तो प्रारंभिक परिस्थिति तथा इंट्रोपी नियम की व्याख्या करें। प्रारंभिक परिस्थितियाँ क्या होती है? जो प्रारंभिक में थी हमारी परिस्थितिकी क्या थी, ये आप क्वेश्चन पे पहले मैंने रखिएगा, ठीक है ना। परिस्थितिकी क्या थी और एंट्रोपी क्या थी, ये दो दो चीज़ें हैं, ये दो शब्द हैं। ये बहुत सारे इन पे आपको भार देकर समझने कि आखिर ये क्या कहना चाहते हैं, तथा एंट्रोपी क्या, इनके नियम व्याख्या करें। इस पे आपको नहीं ध्यान देना है, ठीक है ना, इस पे आपको ध्यान देना। परिस्थितिकी तथा एंट्रोपी के नियम की व्याख्या करने बोल रहा है। तो क्या थी, पहले इसका हम पहले डिफाइन करेंगे, ठीक है, फिर इसके बारे में समझेंगे, फिर इनकी नियम में क्या थी वो जानेंगे, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को आप लोग पूरा सपोर्ट करना है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप क्या कीजिए, अगर नए हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म पे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर मार दीजिए। जितने भी आपके ग्रेजुएट सेमेस्टर थर्ड के स्टूडेंट हैं उन सभी के पास व्हाट्सअप हो, टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, कहीं भी हो आप शेयर कीजिए वीडियोस को, ताकि आप सभी का सपोर्ट हमें मिल सके। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने वाला है। 90% हम सिक्योर बोलते हैं कि ये क्वेश्चन आपका मिल ही जाएगा एग्जाम में। तो चलिए क्वेश्चन को पूरी तरह से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, वहाँ पे हमने प्राइमरी को पूरी तरह से नहीं पढ़े थे। डिस्कस द एलिमेंट्री इकोलॉजी और इंट्रोपी लॉ क्या होता है, ये इंग्लिश में भी आपने इस क्वेश्चन समझिए। तो चलिए पहले परिस्थिति को समझेंगे, पहले तो हमने पहले भी बोला, पहले इसको समझेंगे फिर इंट्रोपी पे आएंगे, एंट्रोपी पे। तो चलिए परिस्थिति का मतलब क्या होता है, इकोलॉजी। इंग्लिश में भी आप इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसका शब्द होता है इकोलॉजी। इसका शब्द मूलतः क्या है, ग्रीक भाषा से ले गया है, ठीक है ना। ग्रीक भाषा के आइकोस से लिया गया है तथा लोकस का संयुक्त रूप है, ठीक है ना। ये दोनों को मिलाकर इकोलॉजी बनाया गया था। आइकोस का अर्थ होता है, आइकोस मतलब क्या होता है, जब इसको तोड़िएगा परिस्थिति को पूरी तरह से दो भाग में, तो इसका अर्थ होता है, घर, ठीक है ना, हाउस, होम, अथवा निवास, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। परिस्थान मतलब होता है क्या, निवास। परिस्थान मतलब आप समझ रहे, परिस्थिति, निवास, हाउस। लोकस का अर्थ था अध्ययन, मतलब कि लोकस का अर्थ है अध्ययन, मतलब कि घर का या निवास या परिस्थान, जो भी आप समझे, घर का अध्ययन समझिए या निवास का अध्ययन समझिए या परिस्थान का निवास अध्ययन समझिए, मतलब घर के बारे में हमको पढ़ना है। इसका प्रयोग ईजे कॉर्मंडी ने अपने ग्रंथ कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी में किया है। 1859 में अगर हम बात करते हैं तो फ्रांसीसी जंतु विज्ञानी, जो जंतु के वैज्ञानिक होते हैं, आइसोडर जोक्रियर सेंट हिलियर ने जेवेविस्की एवं 1868 में हेंसी हीटर नामक जर्मनी प्राणी वैज्ञानिक ने इसके लिए इकोलॉजी शब्दों का प्रयोग किया था। पहले इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, इथोलॉजिक, एकोलॉजिक शब्द से जाना जाता है, ईथर्स के नाम से जाने जाते। देख रहे ये सारे अलग अलग नाम से जानते थे, किसको, एलिमेंट्री ऑफ इकोलॉजी को। लेकिन अब क्या हुआ, नामक जर्मनी पर प्राणी वैज्ञानिक ने इसके लिए इकोलॉजिक शब्द का प्रयोग किया। स्पष्ट है कि इकोलॉजी मतलब पूरी तरह से आप समझ सकते हैं कि इकोलॉजी शब्द बहुत अधिक प्राचीन नहीं है। मतलब कि जब 1859 से बात हो रही तो आप समझ सकते हैं कि ज़्यादा ही पुराना नहीं है, 18वीं शताब्दी से चल रहा है, ठीक है, 1859 से चल रहा है, ज़्यादा पुरानी भी बातें नहीं हैं। अगर कोई बोल दे कि नहीं इकोलॉजी बहुत पुरानी शब्द है, तो नहीं, ये इकोलॉजी शब्द 1859 में लागू किए, 1859 से प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है ना। प्रारंभ में इसे एकोलॉजी या आइकोलॉजी अथवा इकोलॉजी कहा गया।
मतलब कि आप समझ सकते हैं सारे का प्रोसेसन बोलने का जो बात प्रोसेसन हम लोग जो बोल रहे हैं वो इकोलॉजी ही हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे इकोलॉजी हो गया। मतलब बोलते बोलते इसका शब्द को परिवर्तन किस में कर दिया गया, इकोलॉजी। मतलब पढ़ते तो इकोलॉजी ही, तो इसको सोचा शॉर्ट फॉर्म में इसको इकोलॉजी हम बना सकते हैं। इसका प्रयोग लगभग 140 वर्ष पूर्व ही हुआ अभी तक। मतलब कि इसका शब्द कितने पुराना शब्द है, 140 वर्ष। विभिन्न विद्वानों ने पारिस्थितिकी को निम्न प्रकार प्रभावित किया है, मतलब कि डिफाइन किया है, ठीक है ना। अब हमने पहले बोले इसको, इसके बारे में पहले पढ़ेंगे, इसके परिभाषा को, उसके बाद इसके नियम को पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं। 2-4 पॉइंट परिभाषा पढ़ेंगे, ज़्यादा परिभाषा नहीं, इसमें बहुत सारे इसमें परिभाषा है, लेकिन हम ज़्यादा नहीं 2-3 परिभाषा पढ़ेंगे, उसके बाद कम कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा हमको लिखना नहीं है। एग्ज़ाम में आप 2 परिभाषा भी लिख देते हैं तो आपको 100% मार्क्स मिल जाता है। तो चलिए पहला परिभाषा आपको क्या लिखना है। 1859 में जर्मन पारिस्थितिकविद अर्नस्ट हैकेल के अनुसार परिस्थिति के अंतर्गत जीवों मतलब जानवरों, जीव जंतु एवं उनके वह वातावरण के प्रारंभिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। मतलब जीव से रिलेटेड चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं। कब पढ़े थे, 1859 में जर्मनी ने इसका, अर्नेस्ट हैकेल ने इसका डिफाइन किया था। पहला आप एक डिफाइन लिख देंगे। चलिए दूसरा डिफाइन आपको क्या लिखना है। दूसरा डिफाइन आप लिख देंगे 1895 तथा 1905 में वॉर्मिक के अनुसार परिस्थिति का पर्यावरण के संबंध में जीवों का अध्ययन किया गया, ठीक है ना। तीसरा आपको परिभाषा क्या लिख देना है। 1927 में ब्रिटिश जीवशास्त्री चार्ल्स एल्टन CS इल्टन ने इकोलॉजी को वैज्ञानिक प्राकृतिक इतिहास साइंटिफिक नेचुरल हिस्ट्री कहा गया, ठीक है ना। यह विद्वान सभी जीवों के सामाजिक संबंध को पूरी समाज के संबंध के आर्थिक स्वरूप के बारे में विशिष्ट कार्य एवं योगदान हेतु प्रसिद्ध था, ठीक है ना। तीसरा ये परिभाषा हमारे साइंटिस्ट लोग ने कौन दिया था, CS इल्टन ने। और चौथा आपको डिफाइन क्या लिखना है। 1954 में वुडवेल एक वैज्ञानिक है, ठीक है ना। वुडवेल ने पारिस्थितिकी की परिभाषा देते हुए बताया कि पारिस्थितिकी एक विज्ञान है। क्या है, एक विज्ञान है, साइंस है, ठीक है ना, जो अपने वातावरण के संबंध में जीवों तथा उस दर्शन का खोज करता है जिसमें जीव जगत की प्राकृतिक स्वरूप की व्याख्या की जाती है। ये डिफाइन किया गया था पारिस्थितिकी का, ठीक है ना। एक और आपको डिफाइन देना है, ज़्यादा नहीं, एक और 5 से ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। 1963 में अमेरिकन पारिस्थितिकविद EP एडम ने बताया कि पारिस्थितिक प्राकृतिक संरचना व कार्य का अध्ययन है। 1971 में ओडम ने अपने दृष्टिकोण बदला और पारिस्थितिक की जो नई परिभाषा दी उसमें पारिस्थितिक को मानव वातावरण की समग्रता का विज्ञान बताया है, ठीक है ना। ये आपको 5 डिफाइन है। आगे चलते हैं। देखिए अब हम लोग क्या किए कि 5 परिभाषा पढ़े, वो 5 परिभाषा में चलिए अब उसकी पूरी तरह से एक निचोड़ निकालते हैं। तो क्या बोलता है, उपरोक्त परिभाषाओं में स्पष्ट है कि पारिस्थितिक जीवों के परिस्थानों मतलब हैबिट एवं वातावरण का अध्ययन करता है। हिंदी भाषा में इकोलॉजी का पारिभाषिक शब्द पारिस्थितिक है, ठीक है ना। इकोलॉजी का क्या पारिभाषिक शब्द है, दूसरा शब्द क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक। क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है इकोलॉजी भी क्या है, तो आप पारिस्थितिक ही समझिएगा, ठीक है। इसकी उपयुक्तता संस्कृत भाषा के परिउपसर्ग सहित तथा यथा धातु के कितन प्रत्यय लगाकर बने शब्द स्थिति से हुई है, जिसका अर्थ जीवों के चारों ओर विद्यमान उन भौतिक दशाओं से है जो जीव पर प्रभाव डालती है और स्वयं प्रभावित होती है। इस प्रकार पारिस्थितिक शब्द का इकोलॉजी का अर्थ एवं प्रतिचक्रण दोनों है। चलिए ये हमारा डिफाइन के निचोड़ निकला। अब लास्ट में क्या आपको लिख देना है, एक और एक पॉइंट आपको लिखना है। देखिएगा पॉइंट बहुत जरूरी है लिखना, ये सब आपको पॉइंट करके लिखना है। देखिए संक्षेप में पारिस्थितिकी को पर्यावरण जीवशास्त्र भी कहते हैं। पारिस्थितिकी को पर्यावरण जीवशास्त्र में क्या बोलते हैं,
पर्यावरण जीव शास्त्र भी कहते हैं। पारिस्थितिक में विज्ञान के माध्यम से जीवधारियों तथा उनके वातावरण का आपसी संबंध और प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये हमारा किसके डिफाइन द पारिस्थितिक के बारे में हम लोग इतना पॉइंट लिख दिए। आप पूरी तरह से आपको 5% 10 मार्क्स मिल जाएगा। अब उसमें एक और था इंट्रॉपी नियम क्या, तो इंट्रॉपी लॉ क्या होते हैं उनके बारे में भी आपको लिखना था। इसके बारे में भी हम 5 पॉइंट लिख देंगे, हमको 100% नंबर मिल जाएगा। तो चलिए पहले इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, उसके बाद इसके नियम खुद पे खुद आते जाएंगे, ठीक है ना। चलिए ध्यान देना है, यहाँ से आपको अलग एक ब्लैक पेन लेना है एग्जाम में, ठीक है ना। उतना लिखने के बाद आपको ब्लैक पेन से यहाँ ले लेना है और ब्लैक पेन से इंट्रॉपी नियम लिख देंगे। उसके नीचे फिर आपको डिफाइन करना है, तब आपको फुल तरह से मार्क, क्योंकि आप ग्रेजुएट में, आप 10वीं क्लास के बच्चे नहीं हैं कि आपको एक ही पेन से लिखते जाना। आप इंट्रॉपी नियम लिखेंगे, उसके बाद डैश देंगे, उसके बाद नीचे आप लिखेंगे इंट्रॉपी का अर्थ एवं परिभाषाएं। इंट्रॉपी का प्रादुर्भाव ऊर्जागतिक एवं द्वितीय नियम के फलस्वरूप हुआ है। इंट्रोपी एक ऊष्मागतिक अवस्था परिणाम है जो तंत्र के अनुक्रमों की व्यवस्था अथवा वितरिती की माप है। अन्य शब्द में एंट्रोपी का अर्थव्यवस्था डिसऑर्डर या वितरिती रेडोमिनेंस के साथ जोड़कर बेहतरतीबी का माप के रूप में प्रविष्ट किया जाता है। यदि एंट्रोपी का संकेत एस है, इंट्रोपी को किस तरह से मैथमेटिक्स में लिखा जाता है, एस के नाम से, तब किसी प्रक्रिया के लिए इंट्रोपी में परिवर्तन डेल्टा एस को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्याख्यात किया जाता है। अब देखिए क्या है, इंट्रोपी नियम मैथमेटिक्स में है, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे तो आपको मैथ आना अनिवार्य है। तो चलिए मैथ में इसका समीकरण किस तरह से लिखना पड़ता है आप ये लिख देंगे तो आपको 100% मास्टर समझेंगे, जो आपके कॉपी चेक करेंगे कि लड़का ये चीज़ के बारे में जानता है। डेल्टा एस माइनस एस फिनाले माइनस एस इनिशियल लिख देंगे, या जहाँ एस फाइनल है ये आपको लिखने के बाद आपको लिखना, ये जरूरी नहीं है, ये आपको लिखना एस फाइनल व्यवस्था की आत्म व्यवस्था, मतलब आप डिफाइन करें एस फाइनल क्या है, एस इनिशियल क्या है, डेल्टा एस क्या, उसको आप डिफाइन कर रहे हैं। एस इनिशियल क्या होता है, अवस्था की प्रारंभिक मतलब शुरुआत अवस्था, इनिशियल मतलब होता है शुरू, फाइनल मतलब अंतिम, ठीक है ना। यदि एस फाइनल ग्रेटर है मतलब बड़े हैं इनिशियल से, तो डेल्टा एस घनात्मक होंगे मतलब दुगना आएंगे, ठीक है ना। दुगना घनात्मक मतलब दूसरा गुना आएंगे, ठीक है ना। ठीक है, इंट्रोपी के संज्ञानात्मक परिभाषा, अब इतना अपने हमने किसके बारे में लिख दिया, इंट्रोपी के बारे में इतना हमने डिफाइन कर दिया। उसके बारे आपको अब क्या लिखना है, अब इसके नियम थे उनको परिभाषा करने, तो 2-4 डिफाइन कर देना, उसके बाद 5 आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 डिफाइन करना है। तो चलिए 5 डिफाइन करते हैं नियम उसका। पहला आपका नियम क्या आएगा, पहला आपका आ गया इंट्रोपी के संख्यात्मक परिभाषाएं, पहले समझेंगे। ये न्यूमेरिकल डेफिनेशन है इंट्रोपी, वही लॉ इनके नियम में है। तो पहला में आपको फिर यहाँ क्या लिखना, 1 पॉइंट करके आपको क्या लिखना, इंट्रोपी की पूर्व में वर्णित परिभाषा इंट्रोपी की भौतिक परिभाषा है, परंतु तंत्र तथा आसपास के परिवेश इंट्रोपी में होने वाले परिवर्तन की माप की गणना के लिए इंट्रोपी की क्रियात्मक परिभाषा की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोलता है, वर्ष 1850 में कैल्सियस इंट्रोपी के संख्यात्मक परिभाषा प्रस्तुत किए गए। संख्यात्मक जो एक नंबर हो, न्यूमेरिकल होते हैं, उनको नंबर की तरह से उसको प्रस्तुत किया गया, दिखाया किया गया, प्रूफ किया गया कि उनके अनुसार शिक्षित तंत्र जिसमें भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, ठीक है ना, जिसमें भौतिक या रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, किस मैथ में, कि एंट्रोपी के स्थिर परिणाम है जब उसमें ताप मतलब गर्म, ताप मतलब उष्ण, आप समझ रहे, संप्रेषण नहीं होता, तब तंत्र उष्ण क्यू के रूप में डिनोट किया जाता है, का प्रभाव होता है। तब इंट्रोपी Q/T के मध्य में आ जाती है। T मतलब क्यू हमारा उष्ण हो गया, T मतलब टाइम की वृद्धि हो गई, T मतलब टाइम वृद्धि हो जाती है। यदि उष्ण हीट है मतलब उष्ण मतलब आप समझ रहे गर्म का वर्गीकरण होता है, तब इंट्रोपी का तनुरूप कमी आ जाती है। अतः इसको अगर आप एक शॉर्ट फॉर्म में पढ़ें तो अतः इंट्रोपी का संक्षेप न्यूनतम परिभाषित किया जा सकता है। चलिए क्या होता है देखिएगा, स्थिर तापमान T पर परिवर्तन होने की दशा में इंट्रोपी परिवर्तन डेल्टा एक्स अवशोषित अथवा ऊर्जित उष्ण ऊर्जा को तापमान में T से भाग देने पर प्राप्त भंजनफल
बराबर हो जाता है। डेल्टा एस मतलब क्यू बाई टी मतलब क्या होगा, डेल्टा एस भी बराबर हो जाएगा और क्यू बाई टी भी हमारा बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। एस मतलब क्या आप समझ रहे थे, इंट्रोपी। यदि ऊष्मा का अवशोषण होता है तो डेल्टा एस धनात्मक हो जाते हैं, आपने पहले डिफाइन में पढ़े थे। तब इंट्रोपी में वृद्धि होगी। यदि ऊष्मा ऊर्जित होती है तो डेल्टा एस ऋणात्मक है, तब इंट्रोपी में कमी होगी, ठीक है। अब इसके बारे में आपने पहला पॉइंट लिख दिया। दूसरा पॉइंट आपको क्या लिखना है, चलिए दूसरा पॉइंट में आपको लिखना अवस्था के फलन के रूप में इंट्रोपी नियम। ये नियम ही आप पढ़ रहे, ठीक है ना। अवस्था में के फलन के रूप में इंट्रोपी, ये दूसरा पॉइंट आपको लिख देना है। मतलब इंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ स्टेट आपको पढ़ना है। इंट्रोपी लॉ ही आप पढ़ रहे हैं। दूसरा पॉइंट में आपको क्या लिखना है, सॉरी हाँ, वो आप डिफाइन कर दिए। उसके बाद आपको टू करके आपको इसी में सारे नियम को लिख देना, ठीक है ना। इसी में सॉरी हमने वो भी डिफाइन था, उसको भी आप 1 पॉइंट मान कर सकते हैं, 2 पॉइंट इसको कर सकते हैं। इसी में आपको सारे लॉ लिख देना है। इसमें आपको 5 लॉ यहाँ से लिखना है। इसमें 1 2 3 4 5 करके आपको 5 डिफाइन कर देना। उसके बाद क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो चलिए, इंट्रोपी के ऐसा अवस्था गुण है जो तंत्र के ताप में दबाव यतन जैसे गुण का फलन है। किसी तंत्र के इंट्रोपी के 2 प्रकार से प्रभावित किया जा सकता है। यदि यतन स्थिर अथवा डीवी इक्वल टू 0 तंत्र या ऊर्जा में वृद्धि से अथवा डी के ऋणात्मक होने से उसके ds के तापमान में वृद्धि होगी तथा स्थिर यातायात तंत्र ऊर्जागृत बढ़ने से उसके इंट्रोपी के मान में भी वृद्धि होगी। दूसरा पॉइंट आपको लिख देना है, यदि तंत्र के ऊर्जा स्थिर रहे तो डी यू इक्वल टू 0 हो तो तंत्र के यातन में वृद्धि अर्थात डीवी के घनात्मक मान के साथ डीएस के मान में वृद्धि होगी अथा स्थिर ऊर्जा पर किसी तंत्र के यतन की वृद्धि के साथ उसकी इंट्रोपी के मान भी वृद्धि होगी इसी तरह, ठीक है ना। आपको 2 पॉइंट लिखकर आगे बढ़ जाना है। आपको क्या लिखना है, तीसरा पॉइंट आपको ये लिखना है, भौतिक परिवर्तन में इंट्रोपी के परिवर्तन क्या होते हैं। जब किसी पदार्थ का भौतिक परिवर्तन हो रहा हो तो उसका ताप स्थिर होता है, ठीक है ना। अतः ई या एक समीपीय रूपांतरण होता है और किसी समानपीय परिवर्तन के लिए टी का मान स्थिर हो जाएगा। ऐसी स्थिति में व्यवस्था परिवर्तन का समीकरण निम्न स्वरूप का होगा। डी एस को क्या आप लिख सकते हैं, डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी, ठीक है ना। ये हमारा हो गया। आपको तीसरा पॉइंट हो गया। चलिए रुकिए 1 सेकेंड, तीसरा पॉइंट हो गया। तीसरा में आपको क्या लिखना है, लास्ट में आपको लिखना है, 1 मिनट। अर्थात किसी समानुपाती परिवर्तन के लिए उसके एंट्रोपी परिवर्तन का मान ऊष्मा का मात्रा में प्रतिक्रित किया जा सकता है तो तंत्र के अमेरिकन व्यवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक है। जो समीकरण रहे तंत्र की अवस्था के परिवर्तन के समय उसका ताप स्थिर होता है। चौथा पॉइंट में आपको क्या लिखना है, कॉलिसियन से असमानता क्लेसियस इनक्वेलिटी क्या होता है, एंट्रोपी परिवर्तन के निम्न समीकरण द्वारा व्याख्यात किया जा सकता है। ये हमारे न्यूमेरिकल द्वारा प्रभावित किया जाता है, डी एस इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई रिवर्सल बाई टी, ठीक है ना। यह एक समानता समीकरण है तथा यंत्र के उत्क्रमणीय रिवर्सिबिलिटी पर आधारित है, लेकिन समस्त व्यवस्था एवं प्रकृति परिक्रमण के अनुकरणीय होते हैं। उदाहरणार्थ किसी धातु के छड़ का यदि एक सिर ठंडा हो और दूसरा सिर गर्म हो तो स्वस्थ कुछ समय बाद पूरी छड़ का तापमान समान हो जाएगा। मतलब एक तरफ गर्म है, इधर ठंडा है। सुनिए, मतलब कि इधर गर्म है, इधर हॉट है, इधर कोल्ड है। कुछ देरी बाद क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। ये आप जानते हैं, ठीक है ना। इस परिवर्तन को स्वस्थ परिवर्तन कहा जाता है। स्वस्थ होते ही क्योंकि कोई छड़ समान रूप से दोनों सिरों पर बराबर ताप वाले हो तो स्वस्थ ही उसका एक सिर गर्म एक सिर ठंडा नहीं हो सकता। प्राकृतिक में सारे प्रक्रम स्वस्थ ही संपन्न होते हैं। पतझड़ में पेड़ों के पत्तों पीले होकर झड़ने लगते हैं और बसंत ऋतु में पेड़ों के हरे नए पत्ते लगते। आप देख रहे हैं ना, जब पतझड़ रहता है तो पतझड़ ही रहता है, लेकिन दूसरा बार वो तो उसमें पेड़ आ जाता है। मतलब एक समान नहीं हो सकता।
ठीक है ना। पतझड़ में पेड़ों के पत्ते पीले होकर झड़ने लगते हैं और बसंत ऋतु में पेड़ के हरे हो लगते हैं। कि इसी प्रकार विधि से पेड़ के गिरा हुआ पीला पत्ता हरा करके वापस पेड़ में नहीं लगा जा सकता। मतलब आप गर्म करके एक साथ ठंडा नहीं छोड़ सकते, ना ही ठंडा को गर्म छोड़ सकते। वही कहना कि ये बराबर हो जाते हैं, इक्वलिटी इसी को बोला जाता है। अतः समस्त प्रकृति तथा वास्तविक परमा का अनुकरणीय होते ही अनुवृत्तीय कॉल्सियस में समानता समीकरण के द्वारा दर्शाया जा सकता है। आप dS/dQ/T को उत्तीर्ण कर सकते हैं। ये आपको 4 पॉइंट लिख देना है। 4 पॉइंट जैसे आप लिखिएगा आपको 100% मार्क्स मिल जाएंगे। इसके जितना भी 20 मार्क्स का रहेगा, 20 मार्क्स का है तो 20 मार्क्स आपको कंफर्म मिलने की पूरी हमारे सिक्योर आपको बता रहे हैं। ठीक है ना। इतना लिखने के बाद आप अगर आप पॉइंट वाइज जिस तरह हमने बताया आपको बताते गए हैं और उस तरह अगर आप लिखते हैं पॉइंट वाइज, तो आपको कंफर्म जो कॉपी चेक करेंगे वो जानेंगे कि आप एक अच्छे से पढ़े क्वेश्चन को और सही से आप सटीक आंसर दिए हैं, इसीलिए आपको वो फुल मार्क्स देंगे। तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आएगा। इसी तरह कम से कम हम 15 क्वेश्चन या 16 क्वेश्चन कराएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 15-16 में आपका कंफर्म है कि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भिड़ जाएंगे। 15 में 16 में आपका 90% क्वेश्चन हमारा एक्यूरेट लॉन्ग वाले मिल जाएंगे, शॉर्ट वाले मिल जाएगा, 1 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर इसी तरह आप अगर हमें सपोर्ट करते हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कहीं किसी तरह भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।